सभी हिंदी साहित्य प्रेमियों का हिंदी साहित्य की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। हम कर रहे हैं भाषा विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर। भाषा विज्ञान में हिंदी भाषा की अलग अलग बोलियां, क्षेत्रीय भाषाएं, क्षेत्रीय बोलियां, देवनागरी लिपि, उनके क्षेत्र सभी से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर करेंगे। अगर आप इससे संबंधित पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो 7878223908 व्हाट्सएप नंबर से आप जुड़ेंगे और वहां से पीडीएफ प्राप्त करेंगे। आप इस नंबर पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं, आपको ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा और वहीं से आप प्ले लिस्ट सभी जो मतलब ये पीडीएफ है ये आप प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पे पढ़ेंगे, उसके बाद यहाँ पे मैं कोशिश करूँगी कि जितना आप पढ़ें वो आपको याद हो जाए और फिर बाद में आप वहाँ पर जाकर पीडीएफ में जाके आप अपने क्वेश्चन खुद से लगाएंगे तो आपको एहसास होगा कि मैंने याद किया है। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत की संपर्क भाषा कौन सी है। आपसे पूछा है कि जो भारत है उसकी संपर्क भाषा कौन सी है। तो भारत की ज़्यादातर बोली जाने वाली भाषा है हिंदी और इसकी संपर्क भाषा भी कौन सी है, हिंदी है। ये आपके एनवीएस टीजीटी मतलब नवोदय विद्यालय टीजीटी हिंदी 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। भारत की संपर्क भाषा हिंदी है जबकि विश्व की संपर्क भाषा अंग्रेजी है। भारत की संपर्क भाषा कौन सी है, हिंदी। विश्व की संपर्क भाषा कौन सी है, अंग्रेजी है। अलग अलग मातृभाषा भाषी क्षेत्रों के मध्य जो संपर्क साधने वाली भाषा है वो संपर्क भाषा कहलाती है। क्या, अलग अलग मातृभाषा मतलब हरियाणा में अलग लैंग्वेज है, राजस्थान में थोड़ी सी हटके है, फिर यूपी बिहार में चले जाएंगे तो वहाँ पे कुछ और हटके है, पश्चिम बंगाल में चले जाएंगे तो वहाँ पे बंगला बोली जाती है, बांग्ली बोली जाती है। तो हम आपस में बोलने के लिए हिंदी का यूज करते हैं, तो हम अपनी लैंग्वेज उनकी लैंग्वेज को हम अपनी उनको समझा सकते हैं, उनकी लैंग्वेज हम समझ सकते हैं। वही होती है हमारी संपर्क भाषा। तो हमारी जो भारत है उसमें संपर्क भाषा कौन सी, हिंदी। अगर हम विदेशों से संपर्क करना चाहेंगे तो वो हमारे वहाँ पे भाषा हमारी अंग्रेजी। बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे, इस क्वेश्चन का बहुत ही सीधा सा आंसर है। अगला है, कौन सी भाषा रोमन लिपि में नहीं लिखी जाती है। आपसे पूछा है कि इनमें से कौन सी भाषा है जो रोमन लिपि में नहीं लिखी जाती है। जर्मन, अंग्रेजी, चीनी और फ्रांसीसी। जो चीनी है ये रोमन लिपि में नहीं लिखी जाती है जबकि जर्मन, अंग्रेजी और फारसी ये सभी रोमन लिपि में लिखी जाती है। ये देखिए इसकी व्याख्या, चीनी भाषा रोमन लिपि में नहीं लिखी जाती है। जो आपकी चीनी भाषा है वो रोमन लिपि में नहीं लिखी जाती है। आए हुए क्वेश्चन है ये ऐसे इग्नोर नहीं करेंगे क्योंकि क्वेश्चन बनाने वाले के दिमाग पे डिपेंड होता है, हमारे ऊपर डिपेंड नहीं होता है कि किस प्रकार से क्वेश्चन बनाए जाएंगे। तो देखिए, चीनी भाषा रोमन लिपि में नहीं लिखी जाती है बल्कि चीनी भाषा मंदारिन की लिपि चित्रात्मक लिपि होती है। देखिए, जो चीनी भाषा मंदारिन है, चीनी भाषा क्या है, मंदारिन, और उसकी लिपि क्या है, चित्रात्मक लिपि है। चीनी भाषा क्या है, मंदारिन, और मंदारिन की जो चित्रात्मक लिपि है वो उसकी लिपि है वो क्या है, चित्रात्मक। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है जो चीनी भाषा है वो कैसी भाषा है। तो देखिए ये मंदारिन नाम से जानी जाती है, ठीक है। जबकि जर्मन, अंग्रेजी और फ्रांसीसी ये तीनों ही रोमन लिपि में लिखी जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, हिंदी की लिपि कहलाती है। तो हिंदी की लिपि बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, देवनागरी लिपि कहलाती है। क्वेश्चन 3 प्रकार से आते हैं एग्जाम में, नॉर्मल भी आते हैं, सामान्य भी आते हैं, मीडियम भी आते हैं और हार्ड भी आते हैं। हार्ड कैसे, जो हम डीपली तक नहीं पढ़ते हैं तो वो हमें हार्ड लगते हैं। मध्यम मीडियम आकार के भी आते हैं और सिंपल भी आते हैं, ठीक है। ये देखिए 2017, 17 और 18 एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछा गया क्वेश्चन है ये। देखिए, तो ये नहीं होता है कि एग्जाम में हार्ड ही क्वेश्चन आते हैं, इजी क्वेश्चन आते हैं, इजी, मीडियम, और एग्जाम का लेवल बिल्कुल नॉर्मल रहता है। हिंदी की लिपि देवनागरी कहलाती है। इस लिपि में हिंदी, संस्कृत, मराठी, नेपाली भाषाएं लिखी जाती हैं। अब याद रखेंगे आप, देवनागरी लिपि है उसमें अन्य कौन कौन सी भाषाएं हैं। तो देखिए, हिंदी तो है ही, संस्कृत भी है, मराठी है और नेपाली है। संस्कृत, मराठी, नेपाली और हिंदी सभी की भाषा कैसी है, सभी की लिपि कैसी है, देवनागरी लिपि है। देवनागरी लिपि सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि है। आपसे 4 लिपियां देके ये पूछा जाए कि इनमें से सबसे अधिक महत्वपूर्ण लिपि कौन सी है, वैज्ञानिक लिपि कौन सी है, तो आप याद रखेंगे वो है नागरी लिपि। इस लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। जो देवनागरी लिपि है उसका विकास किससे हुआ है, तो ब्राह्मी लिपि से हुआ है। अंग्रेजी भाषा की लिपि रोमन तथा पंजाबी भाषा है उसकी लिपि गुरुमुखी है।
ओके। बंगेली बघेली बोली का क्षेत्र कौन सा है, आपसे पूछा है। जो बघेली बोली है उसका क्षेत्र कौन सा है, तो बघेली बोली का क्षेत्र है रीवा। हमने आपको कल की क्लास में क्षेत्र याद करवाए थे। अगर आपने क्वेश्चन को बड़े ही ध्यान से याद किया है तो क्वेश्चन अगर आप बड़े ही ध्यान से कर रहे हैं तो आपको याद होंगे कि बघेली बोली का क्षेत्र क्या है, रीवा है। बघेली बोली का क्षेत्र रीवा है। रीवा के अतिरिक्त इसका जबलपुर, मंडला और मिर्जापुर है। क्या है, रीवा के अतिरिक्त उसका अन्य क्षेत्र कौन से हैं, जबलपुर है, मंडला है और मिर्जापुर है। बघेली बोली के ये क्षेत्र हैं, रीवा, जबलपुर, मंडला और मिर्जापुर। 4 नाम बिल्कुल याद रखेंगे, आगे भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। बघेली बोली पूर्वी हिंदी की अंतर्गत आती है और जो पूर्वी हिंदी है इसकी 3 बोलियां हैं, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। आपसे ये पूछा जाए कि जो पूर्वी हिंदी है ये किस अपभ्रंश के अंतर्गत आती है, तो पूर्वी हिंदी है वो आपकी अर्धमागधी अपभ्रंश के अंतर्गत आती है। किसके अंतर्गत, अर्धमागधी अपभ्रंश के अंतर्गत आती है आपकी पूर्वी हिंदी। बघेली बोली का संबंध हिंदी की बोलियों के किस वर्ग से है, आपसे पूछा है। जो बघेली बोली है इसका संबंध हिंदी की बोलियों के किस वर्ग से संबंधित है, तो यह है पूर्वी हिंदी। किससे है, पूर्वी हिंदी। अभी हम पढ़ के आए हैं, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है आपकी बघेली, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। ठीक है, देखिए बघेली बोली का संबंध पूर्वी हिंदी से आता है। पूर्वी हिंदी से अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी बोलियों का विकास हुआ है, जबकि पहाड़ी हिंदी से गढ़वाली, कुमाऊनी और नेपाली का विकास हुआ है। आपकी जो पहाड़ी हिंदी है उससे किसका विकास हुआ है, तो उससे गढ़वाली का, कुमाऊनी का और नेपाली का विकास हुआ है। पश्चिमी हिंदी से खड़ी बोली, ब्रजभाषा, हरियाणवी, कन्नौजी और बुंदेली, इन बोलियों का विकास हुआ है। पश्चिमी हिंदी से किस किस का विकास हुआ है, खड़ी बोली, ब्रजभाषा, हरियाणवी, कन्नौजी और बुंदेली। अगला है वैज्ञानिक तथा तकनीकी साहित्य के प्रणयन हेतु आवश्यक शब्दावली और साहित्य सामग्री निर्माण के लिए भारत सरकार ने 1961 में किस आयोग की स्थापना की थी। आपसे पूछा है कि वैज्ञानिक और तकनीकी साहित्य के प्रणयन के लिए आवश्यक शब्दावली और साहित्य सामग्री के निर्माण के लिए भारत सरकार ने सन 1961 में किस आयोग की स्थापना की थी, तो इस आयोग का नाम था वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग। क्या नाम था, वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग की स्थापना की थी। किसके लिए, जो हिंदी भाषा है उसके लिए आपकी जो शब्दावली है और जो साहित्य सामग्री है उसके निर्माण करने के लिए। और साहित्य सामग्री भी कैसी होनी चाहिए, वैज्ञानिक होनी चाहिए और तकनीकी साहित्य के लिए होनी चाहिए। तो उसके लिए जो आपका आयोग बना था उसका नाम था वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग। कब बना था याद रखेंगे आप, भारत सरकार ने सन 1961 को बनाया था। ठीक है, अगला देखिए इसकी व्याख्या। वैज्ञानिक तथा तकनीकी साहित्य के प्रणयन हेतु आवश्यक शब्दावली और साहित्य सामग्री के निर्माण के लिए भारत सरकार ने सन 1961 में वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन, हिंदी प्रदेश में पश्चिमी भाग में स्थित बोलियों के सामूहिक नाम को क्या कहते हैं। हिंदी प्रदेश का जो पश्चिमी भाग है, पश्चिमी भाग जो राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, गुजरात इस साइड में बोले जाने वाली आपकी पहाड़ी हिंदी है वो भी आ जाती है, स्थित बोलियों में सामूहिक नाम से जाने वाली हिंदी को, सामूहिक नाम को क्या कहते हैं, तो वो कहते हैं पश्चिमी हिंदी। ठीक है, हिंदी प्रदेश के पश्चिमी भाग में स्थित बोलियों के सामूहिक नाम को पश्चिमी हिंदी कहते हैं, जिसमें खड़ी बोली, ब्रजभाषा, कन्नौजी, बुंदेली और हरियाणवी बोलियां आती हैं। मानक हिंदी का विकास किस बोली से हुआ है, आपसे पूछा है। जो मानक हिंदी है उसका विकास किस बोली से हुआ है, जो मानक हिंदी है उसका विकास किस बोली से हुआ है, तो वो हुआ है आपकी खड़ी बोली हिंदी से। किससे हुआ है, खड़ी बोली हिंदी से मानक हिंदी का विकास हुआ है। मानक हिंदी का विकास खड़ी बोली हिंदी से हुआ है, जबकि अन्य बोलियां ब्रजभाषा, बांगरू और अवधी से मानक हिंदी का विकास नहीं हुआ है। खड़ी बोली उत्तर प्रदेश से मेरठ जिले के आसपास की प्रमुख क्षेत्रीय बोली है। जो खड़ी बोली है वो कहाँ पर है, तो उत्तर प्रदेश के जो मेरठ जिला है उसके आसपास की प्रमुख क्षेत्रीय बोली कौन सी है, खड़ी बोली है।
तथा वहाँ की ग्रामीण जनता की अधिकांशतः बोली भी यही है। ठीक है, वहाँ की जो ग्रामीण जनता बोलती है मेरठ के आसपास की, वहीं पर जो सामान्यतः जो बोली जाने वाली भाषा कौन सी है, तो वो है खड़ी बोली। अगला है, स्वाधीनता आंदोलन के दौरान हिंदी किसका पर्याय बनी? जो स्वाधीनता आंदोलन हुआ था उसके दौरान जो हिंदी है उसका विकास, हिंदी है वो किसका पर्याय बनी थी? तो वो बनी थी राष्ट्रीय एकता का। राष्ट्रीय एकता का प्रतीक बनी थी क्या? हिंदी भाषा। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान हिंदी राष्ट्रीय एकता पर्याय बनी, एकता का पर्याय बनी। प्रमुख स्वतंत्रता सेनानियों ने देश की एकता के लिए हिंदी को हथियार बनाया और स्वतंत्रता आंदोलन को बल दिया था। वर्तमान हिंदी का खड़ी बोली नाम किस कारण पड़ा था? आपसे पूछा है जो वर्तमान हिंदी है उसका खड़ी बोली नाम किस कारण पड़ा था? तो इसका नाम पड़ा था, इसमें खड़ी मात्रा का प्रयोग अधिक होता है। आप सभी को पता है कि हमारी जो बोली है, हमारी हिंदी है, उसमें हमेशा खड़ी मात्रा का ज़्यादा प्रयोग होता है। देखिए, अगर आ के आगे लगाएंगे तो इसी प्रकार से लगाएंगे, फिर ओ के आगे लगाएंगे तो ऐसे लगाएंगे, लेकिन खड़ी जो मात्रा है इनका ज़्यादा प्रयोग होता है। इनकी ध्वनि विन्यास कर्कश है, जी नहीं। इसे खड़े खड़े सीखा जा सकता है, जी नहीं। इसमें खरी कोटि करने की क्षमता बिल्कुल नहीं। और ये आपका पूछा गया है KVS PGT हिंदी 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है, ये कंफ्यूज नहीं होंगे, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वर्तमान हिंदी में खड़ी बोली नाम इसलिए पड़ा क्योंकि खड़ी मात्रा का अधिक प्रयोग हुआ है और अन्य सभी जो कथन है वो त्रुटिपूर्ण है। अगला है, व्याकरण में भाषा का विश्लेषण किस स्तर पर नहीं किया जाता है? आपसे पूछा है कि व्याकरण में भाषा का विश्लेषण किस स्तर पर नहीं किया जाता है, तो आपका स्तर आएगा ये ध्वनि तथा उच्चारण के स्तर पर नहीं, वाक्य रचना के स्तर पर जी नहीं, शब्दावली तथा अनुवाद के स्तर पर। तो आपका आंसर आएगा शब्दावली तथा अनुवाद के स्तर पर व्याकरण में भाषा का विश्लेषण किया जाता है। ठीक है, व्याकरण में भाषा का विश्लेषण किस स्तर पर किया जाता है? तो शब्दावली और जो अनुवाद होता है उस पर भाषा का विश्लेषण होता है। व्याख्या, व्याकरण में भाषा का विश्लेषण शब्दावली तथा अनुवाद के स्तर पर नहीं होता है, क्योंकि व्याकरण में भाषा का विश्लेषण ध्वनि तथा उच्चारण के स्तर पर, वाक्य रचना के स्तर पर, लिपि तथा वर्तनी के स्तर पर किया जा सकता है। अगला है, इनमें से कौन सी बोली राजस्थानी से संबंध नहीं है? आपसे पूछा है कि इनमें से कौन सी बोली है जो राजस्थान से संबंधित नहीं है? तो ये जयपुरी, मारवाड़ी, मेवाती, ये सभी बोलियां राजस्थानी की है, जबकि आपकी मगही है ये नहीं है। तो आपका आंसर आएगा मगही। मगही बोली का संबंध बिहारी उपभाषा से है। बिहारी उपभाषा के अंतर्गत जो मागधी अपभ्रंश से निकली है आपकी बिहारी हिंदी, और बिहारी उपभाषा के अंतर्गत आती है आपकी मगही। भोजपुरी, मगही और मैथिली तीनों ही आपकी बिहारी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। बिहारी हिंदी का विकास मागधी अपभ्रंश से हुआ है। याद रखेंगे, जो बिहारी हिंदी है उसका विकास है वो किससे हुआ है? तो मागधी अपभ्रंश से हुआ है। बिहारी इसमें 3 वर्ड आ रहे हैं और मागधी इसमें भी 3 वर्ड आ रहे हैं। तो इस प्रकार से आप याद रखेंगे कि बिहारी हिंदी है वो अपभ्रंश, किस अपभ्रंश से हुई है? तो ये मागधी अपभ्रंश से हुई है। इसके अंतर्गत 3 बोली आती हैं, मगही, भोजपुरी और मैथिली। राजस्थानी उपभाषा का विकास शोर सेनी जो अपभ्रंश है उससे हुआ है। तो राजस्थानी में देखिए आधे को हम हैं, कभी गिनते भी नहीं हैं, तो 4.5 नहीं होंगे यहाँ पे 4 हैं और 4 ही यहीं पे है। तो राजस्थानी किससे आएगी? शोर सेनी से आएगी। और इसके अंतर्गत 4 बोलियां हैं, जयपुरी, मारवाड़ी, मेवाती और मालवी। जयपुरी है ये जयपुर के आसपास के क्षेत्र, जिसे ढूंढाड़ क्षेत्र भी कहते थे, वहां पे बोली जाती है। मारवाड़ी है ये जो आपका, इस बात को भी आप याद रखेंगे, जो 12 जिले हैं आपके, जो इसमें राजस्थान में थार जो अपना मरुस्थल है, थार मरुस्थल वो फैला हुआ है, वहाँ पे बोली जाती है आपकी मारवाड़ी बोली। और मेवाती है ये आपके अलवर, भरतपुर, डीग इस साइड में बोली जाती है, जो यूपी से सटा हुआ क्षेत्र है। और जो मालवी है ये कहाँ पे बोली जाती है? तो मालवी जो राजस्थान का जो दक्षिणी भाग है, दक्षिणी भाग वो जो मालव क्षेत्र, मालवा प्रदेश के नाम से जाना जाता था, जो मध्य प्रदेश के अंतर्गत आता है। तो वो जो राजस्थान की दक्षिणी भाषा है, दक्षिणी क्षेत्र है वहाँ पे, और जो मध्य प्रदेश सटा हुआ, अगर किसी को मैप अच्छे से याद है तो वो बिल्कुल उसके समझ में आ रही है मेरी बात, कि जो दक्षिणी क्षेत्र है वहाँ पे बोली जाती है आपकी मालवी बोली, और दक्षिणी क्षेत्र है हमारा वो मध्य प्रदेश से जुड़ा हुआ है।
तो मध्य प्रदेश और प्लस में राजस्थान की बोली कौन सी है? मालवी बोली है। बिहारी, बंगला, उड़िया, असमिया का जन्म अपभ्रंश के किस रूप में हुआ है? तो देखिए बिहारी, बिहारी से मैंने आपको बताया था बिहारी में 3 है, मागधी, तो ये आपकी आएगी मागधी। जो बिहारी, बंगला, उड़िया और असमिया का जन्म किस अपभ्रंश से हुआ है? तो ये मागधी अपभ्रंश से हुआ है। यहाँ पे शोरसेनी मैंने आपको बताया था, शोरसेनी में 4 है और राजस्थानी में आप 4 याद रखेंगे। अर्धमागधी है, इसमें देखिए ये ऐसे आएगी, अर्धमागधी की भी बिल्कुल शॉर्ट सी ट्रिक है, पूर्व मागधी, ठीक है। तो जो ये पूर्व वाला वह र है ये, और अर्ध वाला र है ये इसी में मिलेगा। एक ही ऐसा अपभ्रंश है जिसमें उसकी हिंदी का विकास हुआ है, जिसके ऊपर र आता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसको नहीं बोलेंगे। पूर्व मागधी है वो किसके अंतर्गत आती है? पूर्व मागधी है वो अर्ध मागधी की, पूर्व मागधी ने पूर्व हिंदी, ठीक है। अपभ्रंश तथा उसमें विकसित उपभाषाएं, मागधी से बिहारी, बंगला, उड़िया और असमिया, शोरसेनी से पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी और गुजराती, पैसाची से पंजाबी और लहंदा, अर्धमागधी से देखिए इसके ऊपर रह है और इसके ऊपर ये पूर्वी में रह है, ठीक है। इस प्रकार से आप याद रखेंगे। और जो अर्धमागधी अपभ्रंश से पूर्वी हिंदी का विकास हुआ है उसकी बोलियां हैं अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, ठीक है। तो देखिए इसमें मागधी में याद रखेंगे आप बिहारी 3, शोरसेनी से 4 याद रखेंगे, शोरसेनी से राजस्थानी 4-4, और पैसाची से पंजाबी और लहंदा ये भी 3-3 है, और पैसे पैसाची, पैसे पंजाबी। अर्धमागधी से आप इस रह से याद रखेंगे कि इसमें भी रह है और इसमें भी रह है, ये आप कभी भी नहीं बोलेंगे। आपके सामने ऑप्शन होते हैं, ऑप्शन के हिसाब से आपको लगाना होता है, तो बिल्कुल दिमाग में इस बातों को आप सटीक से लगा के रखेंगे कि किस प्रकार से आंसर लगाना है आपको। अगला है, निम्नलिखित में से भाषा के संदर्भ में अपभ्रंश शब्द का प्रयोग कब से प्रारंभ हुआ है? आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से भाषा के संदर्भ में अपभ्रंश शब्द का प्रयोग कब से प्रारंभ हुआ है। आप सभी को पता होगा कि जो अपभ्रंश है उससे विकसित हुई है क्या? हमारी हिंदी। कौन सी हुई है? हिंदी। तो देखिए 6वीं शताब्दी आएगा यहाँ पे, क्योंकि 9वीं शताब्दी, 10वीं शताब्दी, 11वीं शताब्दी ये नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि 9वीं शताब्दी से 10वीं शताब्दी यानी 1000 ईस्वी, 1000 ईस्वी से बताएंगे हम आपको कि हिंदी का विकास हुआ था। किसका विकास हुआ था? हिंदी का विकास। तो 10वीं शताब्दी आपकी आएगी 999 तक, 1000 होते आपकी आएगी 11वीं शताब्दी, ठीक है। तो 11वीं शताब्दी भी नहीं आएगा, 10वीं शताब्दी भी नहीं आएगा। 9वीं शताब्दी आप ये नहीं कह सकते कि अपभ्रंश से होते ही आपकी जो आपकी 10वीं शताब्दी लगी थी कि 1 साल 999 तो आपकी अपभ्रंश की थी और 1000 होते आपकी हिंदी हो गई। ऐसे कभी नहीं होता है। धीरे धीरे 100-200 सालों का गैप जरूर होता है। धीरे धीरे अपभ्रंश है वो खत्म हुई होगी और धीरे धीरे हिंदी का विकास हुआ होगा, तो आपकी 6वीं शताब्दी आएगी क्या? अपभ्रंश। देखिए भाषा के अपभ्रंश का शब्द प्रयोग 6वीं शताब्दी में हुआ है। अपभ्रंश शब्द का सर्वप्रथम प्रमाणिक प्रयोग पतंजलि के महाभाष्य में मिलता है। अब इस बात को भी आप याद रखेंगे, जो अपभ्रंश है उसका सर्वप्रथम प्रमाणिक प्रयोग कहाँ पे मिलता है? तो पतंजलि के महाभाष्य में मिलता है। भाषा विकास क्रम से संस्कृत, पाली और प्राकृत के बाद अपभ्रंश का स्थान आता है, क्योंकि जो आपकी प्राकृत है ये 500 ईस्वी तक थी और 500 ईस्वी के बाद में आपकी अपभ्रंश हुई, तो इसी अपभ्रंश से हिंदी भाषा का विकास हुआ। अपभ्रंश भाषा का काल 500 से 1000 ईस्वी तक है। अपभ्रंश को संधिकालीन भाषा भी कहा जाता है, ठीक है। अपभ्रंश को किस नाम से जाना जाता है? तो संधिकालीन भाषा के नाम से भी जाना जाता है। अगला है, पंजाबी, राजस्थानी, हरियाणवी, ब्रज से प्रभावित साहित्य खड़ी बोली या देहलवी से किस हिंदी का विकास हुआ है? आपसे पूछा गया है पंजाबी, राजस्थानी, हरियाणवी, ब्रज से प्रभावित जो साहित्य खड़ी बोली है या देहलवी से किस हिंदी का विकास हुआ है? तो आपकी आएगी मानक हिंदी, ठीक है। कौन सी हिंदी हुई है? मानक हिंदी से इसका विकास हुआ है। पंजाबी, राजस्थानी, हरियाणवी, ब्रज से प्रभावित साहित्य खड़ी बोली या देहलवी से मानक हिंदी या परिनिष्ठित हिंदी का विकास हुआ है। अगला है,
भाषा के व्याकरण सम्मत आदर्श रूप को क्या कहते हैं? आपसे पूछा है जो भाषा के व्याकरण सम्मत आदर्श रूप है उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं मानक भाषा। जो भाषा है उसके जो व्याकरण सम्मत आदर्श रूप है उसको क्या कहा जाता है? तो उसको भाषा कहा जाता है, वो भी मानक भाषा। देखिए इसकी व्याख्या, भाषा के व्याकरण सम्मत आदर्श रूप को मानक भाषा यानी स्टैंडर्ड लैंग्वेज कहा जाता है। सर्वसाधारण में बोली जाने वाली भाषा को लोक भाषा या लोक भाषा के कविता में प्रयुक्त भाषा को काव्य भाषा या साहित्यिक भाषा कहा जाता है। सर्वसाधारण बोली जाने वाली भाषा कौन सी आपकी? लोक भाषा है। और लोक भाषा को अगर हम कविता का रूप दे देते हैं तो वो क्या कहलाती है? काव्य भाषा या साहित्यिक भाषा कहलाती है। अगला है, मानक हिंदी की व्याकरणिक संरचना के संदर्भ में कौन से तत्व सही हैं? आपसे पूछा है कि जो मानक हिंदी है उसके वास्तविक संरचना के संदर्भ में कौन से कथन हैं जो सत्य हैं? मानक हिंदी में 10 कारकों के लिए विभक्ति चिन्ह निश्चित हैं। क्या पूछा है कि कौन सा सही तथ्य पूछा आपसे? बिल्कुल सही पूछा है, गलत नहीं पूछा है। तो देखिए मानक हिंदी में 10 कारकों के लिए विभक्ति चिन्ह निश्चित हैं। जी नहीं, 10 कारक नहीं होते हैं। ठीक है। मानक हिंदी की वाक्य संरचना में सामान्यतः पहले क्रिया फिर कर्ता और अंत में कर्म आता है। तो पहले क्रिया नहीं आती है, पहले कर्ता आता है। मानक हिंदी में केवल एक वचन होता है। जी नहीं, मानक हिंदी में 2 वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। आगे है, व्याकरणिक स्तर पर मानक हिंदी के रूप परिवर्तनशील और अपरिवर्तनशील दोनों प्रकार के होते हैं। बिल्कुल डी ऑप्शन आपका राइट है, क्योंकि जो व्याकरणिक स्तर पर मानक हिंदी के रूप परिवर्तनशील भी हो सकते हैं और अपरिवर्तनशील दोनों प्रकार के हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए क्या पता है यहाँ पे, मानक हिंदी की व्याकरणिक संरचना के रूप में सही तथ्य क्या है? तो सही तथ्य है व्याकरणिक स्तर पर मानक हिंदी के रूप में परिवर्तनशील और अपरिवर्तनशील दोनों प्रकार के होते हैं। अगला क्वेश्चन, स्वाधीनता संघर्ष के दौरान राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी के प्रचार प्रसार में इनमें से किसकी सक्रिय भूमिका रही है? आपसे पूछा है कि जो स्वाधीनता संघर्ष के दौरान राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी के प्रचार प्रसार में इनमें से किसकी सक्रिय भूमिका रही है? जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, अंबेडकर, स्वामी दयानंद सरस्वती। तो इसमें आंसर आएगा आपका स्वामी दयानंद सरस्वती। ये आपके झारखंड पीजीटी हिंदी 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए, स्वाधीनता संघर्ष के दौरान राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी के प्रचार प्रसार में स्वामी दयानंद सरस्वती की सक्रिय भूमिका रही है। इनकी प्रमुख कृति है सत्यार्थ प्रकाश, शेष नाम असंगत दिए गए। अगला क्वेश्चन, स्वाधीनता आंदोलन के समय राष्ट्रभाषा हिंदी के विकास के लिए इनमें से किसके सुझाव पर दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा की स्थापना हुई थी? आपसे पूछा है कि जो स्वाधीनता आंदोलन के समय राष्ट्रभाषा हिंदी के विकास के लिए इनमें से किसके सुझाव पर दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा की स्थापना की गई थी? बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, बाबूराव विष्णु पराड़कर और राजगोपालाचारी। तो क्या नाम आएगा यहाँ पे? महात्मा गांधी जी का नाम आएगा, क्योंकि महात्मा गांधी जी ने स्वाधीनता आंदोलन के समय राष्ट्रभाषा हिंदी के विकास के लिए इनमें से किसके सुझाव पर दक्षिण भारत हिंदी प्रचार की सभा की स्थापना हुई थी? तो वो थे महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जी के विचार पर दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा की स्थापना हुई थी। ये शायद आपके यूजीसी नेट में पूछा गया क्वेश्चन है, ये अभी शायद इसी वक्त। देखिए, स्वाधीनता आंदोलन के समय राष्ट्रभाषा हिंदी के विकास के लिए महात्मा गांधी के सुझाव पर दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा की स्थापना की गई। इसकी स्थापना मद्रास अब चेन्नई में भी की गई है। राजभाषा से क्या अभिप्राय है? सरकारी कार्यालयों की भाषा, राज्य में बोलचाल की भाषा, राष्ट्रभाषा, संविधान की भाषा। आपसे पूछा है जो राजभाषा है उससे क्या अभिप्राय है? तो राजभाषा क्या होती है? जो सरकारी कार्यालयों की भाषा होती है वही राजभाषा होती है। ठीक है।
राजभाषा से अभिप्राय है सरकारी कार्यालयों की जो भाषा होती है उसे राजभाषा कहा जाता है। भारतीय संविधान के द्वारा राजभाषा का गौरव हिंदी भाषा को प्राप्त है। हिंदी को 14 सितंबर 1949 में राजभाषा घोषित किया गया था। अनुच्छेद 343(1) में यह घोषणा की गई कि भारत की राजभाषा हिंदी होगी और इसकी लिपि क्या होगी? देवनागरी होगी। अगला है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के जो सदन है उनकी कार्रवाई, जो सब कार्रवाई है वो अंग्रेजी भाषा में होगी? तो वो अनुच्छेद आपका 348 है। ठीक है, कौन सा है? अनुच्छेद है 348। ये आपके यूजीसी नेट दिसंबर 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए व्याख्या। अनुच्छेद 348 के अनुसार भारतीय संविधान की अंतर्गत उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के में सब कार्रवाई अंग्रेजी भाषा में होगी। इसके अलावा संघ तथा राज्यों के स्तरों पर सभी विधेयकों, संशोधनों, अधिनियमों, अध्यादेशों, आदेशों, नियमों, विनियमों तथा उपनियमों के जो प्राधिकृत पाठ भी केवल अंग्रेजी भाषा में होंगे। और अन्य अनुच्छेद इस प्रकार से हैं। अनुच्छेद 343 संघ की राजभाषा हिंदी होगी और लिपि देवनागरी होगी। अनुच्छेद 344 राष्ट्रपति द्वारा राजभाषा आयोग का प्रगठन का प्रावधान इसमें किया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित बोलियों को उनके क्षेत्र के साथ सुमेलित करना है। नीचे दिए गए जो कूट हैं उसका प्रयोग करते हुए सही उत्तर को आपको चुनाव करना है। पश्चिमी पहाड़ी, मध्यवर्ती पहाड़ी, भोजपुरी और मगही। तो जो पश्चिमी पहाड़ी है इसके अंतर्गत बोली जाती है आपकी शिमला। मध्यवर्ती पहाड़ी के अंतर्गत बोली जाती है आपकी गढ़वाल। और भोजपुरी बोली जाती है कहाँ पे? तो भोजपुरी आपकी गाजीपुर। और मगही बोली जाती है आपकी पटना। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर आएगा आपका 3, 1, 4 और 2। 3, 1, 4 और 2 आपके ए ऑप्शन में है। देखिए, पश्चिमी पहाड़ी कहाँ पे बोली जाती है? शिमला में। मध्यवर्ती पहाड़ी गढ़वाल, भोजपुरी गाजीपुर में और मगही आपकी पटना में बोली जाती है। ये आपकी सोरसेनी अपभ्रंश के अंतर्गत है। भोजपुरी भी आपकी सोरसेनी अपभ्रंश के अंतर्गत है। और जो आपकी मगही है ये आपकी बिहारी हिंदी के अंतर्गत आती है। अगला है, इनमें से कौन सी बोली बिहारी हिंदी वर्ग में नहीं आती है? पूछा है। तो बिहारी के भोजन में एक मग मेथी देव, अगर ये ट्रिक आपको याद है तो बिहारी के भोजन से भोजपुरी, मग से मगही और मेथी देव से मैथिली, ये तीनों ही भाषाएं बिहारी हिंदी के अंतर्गत आती है। जबकि जो आपकी छत्तीसगढ़ी है ये बिहारी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है। तो छत्तीसगढ़ी आपसे पूछी जाए किसके अंतर्गत आती है? तो ये आपकी जो अर्धमागधी अपभ्रंश है उसके अंतर्गत जो पूर्वी हिंदी है उसकी भाषा बोली है। ये कौन सी? अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। तो आपका आंसर आएगा यहाँ पे डी। छत्तीसगढ़ी बोली बिहारी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है क्योंकि पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है क्या? आपकी छत्तीसगढ़ी। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत 3 बोली आती हैं, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। जबकि भोजपुरी, मगही और मैथिली ये तीनों ही बिहारी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। अगला है, हिंदी पर सामासिक संस्कृति के वहन का दायित्व संविधान के किस अनुच्छेद में निर्धारित है? आपसे पूछा है हिंदी पर सामासिक संस्कृति के वहन का दायित्व संविधान की किस अनुच्छेद में है? तो ये है अनुच्छेद नंबर 351। किस में है? अनुच्छेद नंबर 351 में है। 343 में राजभाषा हिंदी होगी और इसकी लिपि क्या होगी? देवनागरी। और जो आपकी 348 है उसमें क्या होगा? उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय में जो प्रयोग होने वाली भाषा उसके बारे में है। और जो अनुच्छेद 349 है इसमें भाषा से संबंधित कुछ विधियां और कुछ जो अपने संविधान में कुछ प्रक्रिया होती हैं उसका उल्लेख किया गया है। देखिए, हिंदी पर सामासिक संस्कृति के वहन का दायित्व संविधान के अनुच्छेद 351 में दिया गया है। अनुच्छेद 343 में संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। अनुच्छेद 348 में क्या है? उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय से प्रयोग होने वाली भाषा। और अनुच्छेद 339 में है कि भाषा से संबंधित कुछ विधियां अधिनियमित करने की विशेष प्रक्रिया कहाँ पे है? अनुच्छेद 349 में। अगला क्वेश्चन,
देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में? आपसे पूछा है कि इनमें से जो कौन सी भाषा है जो संविधान की 8वीं अनुसूची में है, तो ये आपकी है नेपाली। और नेपाली भी किस में जोड़ी गई थी? तो 71वां संविधान संशोधन, 71वां संविधान संशोधन सन 1992 में हुआ था, उसमें जोड़ी गई थी आपकी कौन सी? नेपाली भाषा। नेपाली भाषा के साथ में वहाँ पे नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी 3 भाषाएं जोड़ी गई थी। देखते हैं इसकी व्याख्या बहुत अच्छी दी गई है यहाँ पे। यूजीसी नेट जून 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए इस बुक में, इस बुक का नाम है यूथ कंपटीशन टाइम। क्या है? यूथ कंपटीशन टाइम। ओके, इसमें लगभग 13,000 प्लस क्वेश्चन है। कितने क्वेश्चन है? 13,000 प्लस क्वेश्चन है। मैंने सभी क्वेश्चन आपको पीछे कंप्लीट करवाए हुए हैं, सभी से संबंधित क्वेश्चन मैंने करवा दिए आपको। हिंदी भाषा में अगर आप इस चैनल पर जाएंगे तो आपको अलग अलग भक्ति काल से संबंधित अलग क्वेश्चन, रीति काल से संबंधित अलग क्वेश्चन, आधुनिक काल के अंतर्गत भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, सभी से संबंधित अलग अलग क्वेश्चनों की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। आप चैनल पे जाके देखेंगे तब, ठीक है। तो देखिए, नेपाली भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में है। संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है। अतः 71वां संविधान संशोधन सन 1992 में के द्वारा कोंकणी, मणिपुरी और मैथिली को जोड़ा गया था। नेपाली को जोड़ा गया था। ये इसकी एक ट्रिक है, कोने में। क्या है? कोने में, या फिर आप बोलेंगे नमक। तो न से नेपाली, मैं से मणिपुरी और कैसे कोंकणी। असमिया, बंगला, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु और उर्दू। ये सभी 22 भाषाएं हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी? 14। 15वीं जोड़ी गई थी 21वें संविधान संशोधन 1967। उसके बाद में 3 भाषाएं आपकी नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, वो 71वां संविधान संशोधन 1992। और आपकी जो 4 भाषाएं 92वां संविधान संशोधन सन 2003, और उसमें जोड़ी गई थी आपकी बोडो, डोंगरी, संथाली और मैथिली। ओके, निम्नलिखित में से कौन सी बोली राजस्थानी की नहीं है? मेवाती, मलयाली, मारवाड़ी और मेवाड़ी। तो ये मलयाली यहाँ पे नहीं आएगी, क्योंकि मेवाती, मारवाड़ी और मेवाड़ी है। और यहाँ पे उसके बाद में आएगी आपकी ढूंढाड़ी या जयपुरी, ठीक है। देखिए, मलयाली राजस्थान की बोली नहीं है, यह एक लुप्त प्राय भाषा है जो लुप्त हो चुकी है। अन्य विवरण इस प्रकार से हैं। शोरसेनी अपभ्रंश के अंतर्गत निकली गई भाषाएं कौन सी है? पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी और गुजराती। जो राजस्थानी हिंदी है, इसके अंतर्गत राजस्थानी बोली के अंतर्गत मेवाती, मालवी, जयपुरी, जिसे ढूंढाड़ी भी कहते हैं, और मारवाड़ी भी आती है। पश्चिमी हिंदी की बोलियां कौन सी हैं? कोरवी हिंदी, जिसे खड़ी बोली भी कहा जाता है। कोरवी हिंदी को खड़ी बोली कहने वाले थे राहुल सांकृत्यायन जी। ब्रजभाषा भी हरियाणवी को बांगरू कहा जाता है। हरियाणवी को बांगरू कहने वाले थे जॉर्ज ग्रियर्सन साहब, बुंदेली और कन्नौजी। भाषा शब्द किस धातु से बना है? तो भाषा शब्द संस्कृत की भाष धातु से बना है। किससे बना है? संस्कृत की भाष धातु से। तो आंसर आएगा आपका भाषा शब्द संस्कृत की भाष धातु से बना है। इसका अर्थ है वाणी को व्यक्त करना। वाणी को व्यक्त करना क्या कहलाता है? भाषा कहलाता है। इसके द्वारा मनुष्य के भावों, विचारों और भावनाओं को व्यक्त किया जाता है। हिंदी के कुछ भाषा वैज्ञानिकों ने भाषा के निम्नलिखित लक्षण बताए हैं। बाबूराम सक्सेना ने क्या बताया है? डॉक्टर बाबूराम सक्सेना ने कहा है कि जिस ध्वनि चिन्हों के द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है, उनको समष्टि रूप में भाषा कहते हैं। बाबूराम सक्सेना जी क्या कहते हैं? विचार विनिमय। इस नाम से आप याद रखेंगे, बाबूराम सक्सेना, विचार विनिमय, ठीक है। इस प्रकार से आप इनको को रिलेटेड करके पढ़ेंगे कि बाबूराम सक्सेना ने क्या कहा था? विचार विनिमय को क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। श्याम सुंदर जी ने क्या कहा था? मनुष्य और मनुष्य के बीच वस्तुओं के विषय अपनी इच्छा और मति का आदान प्रदान करने के लिए व्यक्त जो ध्वनि संकेत होते हैं, जो व्यवहार में लाए जाते हैं, उसे ही क्या कहा जाता है? भाषा कहा जाता है। अगला है, देवनागरी लिपि की वर्णमाला का क्रम वैज्ञानिक है। क्या पूछा आपसे? जो देवनागरी लिपि है
उसकी वर्णमाला का क्रम है वो क्या है, वैज्ञानिक है। कैसे, किस प्रकार से? स्वर पहले बाद में व्यंजन, स्वर व्यंजन साथ साथ, जी नहीं। अनुनासिक बीच में, जी नहीं। महाप्राण बाद में, अलप प्राण पहले, नहीं। स्वर पहले हैं और व्यंजन क्या है, बाद में। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। और देखिए ये छत्तीसगढ़ असिस्टेंट प्रोफेसर 2009 में पूछा गया क्वेश्चन है। देवनागरी लिपि की वर्णमाला का क्रम वैज्ञानिक है। इसमें स्वर पहले और व्यंजन बाद में आते हैं। ब्राह्मी की उत्तरी शैली से चौथी 5वीं सदी में गुप्त लिपि का विकास हुआ। फिर गुप्त लिपि 6ठी शताब्दी में कुटिल लिपि से विकसित हुई और कुटिल लिपि है वो 9वीं सदी में लगभग नागरी के रूप में हमारे सामने आ गई थी, जिसे प्राचीन नागरी, जिसे देवनागरी भी कहा जाता था। और देवनागरी का सर्वप्रथम प्रयोग गुजरात के राजा जय भट्ट ने 7वीं 8वीं शताब्दी में एक शिलालेख में हुआ है। आपसे पूछा जा सकता है कि जो देवनागरी है उसका सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ पे मिलता है, तो गुजरात के राजा जय भट्ट हैं 7वीं 8वीं शताब्दी में, उनके एक शिलालेख पर मिलता है। अगला क्वेश्चन, देवनागरी का प्रत्येक अक्षर उच्चरित होता है। अंग्रेजी जैसे मूक वर्ण देवनागरी में नहीं है। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि देखिए कहीं पे यहाँ पे देखिए आगे समझाते हैं। अंग्रेजी में मूक वर्ण कौन से हैं? देखिए हाफ में एल है, इसका हाल्फ नहीं बोला जाता है, इसको हाफ बोला जाता है, तो इसमें एल है ये साइलेंट है। फिर KNIFE, नाइफ यानी क्या होता है, चाकू, लेकिन हम इसको के को साइलेंट कर देते हैं, कनाइफ नहीं बोलते, हमेशा नाइफ ही बोलते हैं। उसके बाद में कैट, जग, फर्स्ट एंड एट। इसमें बताया है कि अंग्रेजी के मूक वर्ण कौन से हैं। इसमें हाफ, नाइफ, कैट, जग इसमें नहीं है, फर्स्ट और एट इसमें भी नहीं, तो मूक वर्ण कौन से हैं? आपके ए ऑप्शन आएगा, हाफ और नाइफ में। ठीक है, देवनागरी का प्रत्येक अक्षर उच्चरित होता है। अंग्रेजी जैसे मूक वर्ण देवनागरी में नहीं है। ये देखिए छत्तीसगढ़ असिस्टेंट प्रोफेसर में 2009 में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए किस प्रकार से क्वेश्चन को घुमा के पूछा गया। अंग्रेजी के जो मूक वर्ण है उसमें हाफ में एल है ये साइलेंट है, और नाइफ में के है ये क्या है, मूक वर्ण है। ठीक है, अंग्रेजी में मूक वर्ण है लेकिन हिंदी में नहीं है। हिंदी में प्रत्येक जो अक्षर है, प्रत्येक अक्षर की अलग अलग महत्वता होती है। प्रत्येक अक्षर है वो अलग ही रूप में बोला जाता है और अलग ही रूप में उसको समझा या पढ़ा जाता है। निम्न अंकों को क्या कहा जाता है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 0। अंग्रेजी अंक, यूनानी अंक, विदेशी अंक और अंतर्राष्ट्रीय अंक। तो ये कहलाते हैं आपके अंतर्राष्ट्रीय अंक, और ये भी आपके छत्तीसगढ़ असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछा गया है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 0 अंकों को अंतर्राष्ट्रीय अंक कहा जाता है। अनुच्छेद 343 के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी है और लिपि क्या है, देवनागरी। उसके साथ ही भारतीय अंकों का रूप, अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा। ठीक है, जो भारतीय अंक है उनका रूप किस, हमारे जो संविधान में 343 अनुच्छेद है वहाँ पे हिंदी को ग्रहण किया गया है राजभाषा के रूप में। उसके साथ ही हिंदी को तो राजभाषा के रूप में, लिपि है उसको देवनागरी, और जहाँ पे भारतीय अंक को लिया गया है वहाँ पे भारतीय अंकों का रूप, अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा। ठीक है, भारतीय अंकों का कैसा रूप लिया गया है, अंतर्राष्ट्रीय रूप लिया गया है। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों को दूसरों पर भली भांति प्रकट कर सकता है। ये कल की क्लास में ये कथन था, और यहाँ पे है हिमाचल प्रदेश PGT 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार हैं वो दूसरों पर भली भांति प्रकट कर सकता है। और ये कथन किसका है, तो ये कामता प्रसाद गुरु जी का। ये कल भी पढ़ा था हमने कथन। देखिए, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों पर भली भांति प्रकट कर सकता है। यह कथन कामता प्रसाद गुरु जी का है। भाषा यादृच्छिक ध्वनि प्रतीकों की वह व्यवस्था है जिसके द्वारा एक मानव समुदाय अपने भाषाओं व विचारों पर परस्पर अभिव्यक्ति तथा संप्रेषण करता है। संप्रेषण का मतलब क्या होता है, सूचना का आदान प्रदान करना। देवनागरी में ए के 12 खड़ी का सुझाव किसने दिया था? आपसे पूछा है जो देवनागरी भाषा है उसके अंतर्गत जो ए है उसकी 12 खड़ी का जो सुझाव है वो किसने दिया था? तो ए की 12 खड़ी का सुझाव देने वाले थे काका कालेलकर साहब। कौन थे? काका कालेलकर। देवनागरी लिपि में ए की 12 खड़ी का सुझाव काका कालेलकर साहब ने दिया था।
सावकर बंधुओं के द्वारा दिया गया, किंतु विकल्प न होने के कारण यहाँ पर काका जो कालेलकर हैं उनको सही उत्तर मान दिया है, क्योंकि इस सुझाव समिति की अध्यक्षता काका कालेलकर के द्वारा की गई थी। अगर आपसे पूछा जाए किसके द्वारा दिया गया, तो सावरकर बंधु हैं उनके द्वारा दिया गया था। लेकिन यहाँ पे विकल्प में सावरकर बंधु नहीं है, तो यहाँ पे काका कालेलकर आएगा, क्योंकि जो देवनागरी लिपि में ए की बारखड़ी के जो अध्यक्ष बनाया गया था वो काका कालेलकर साहब को बनाया गया था। देवनागरी का सर्वप्रथम प्रयोग किसके शिलालेख में हुआ है, तो अभी हमने पढ़ा था जय भट्ट के शिलालेख। गुजरात के राजा थे जय भट्ट, 7वीं 8वीं शताब्दी में वहीं पे इसका उल्लेख हुआ है। देखिए, देवनागरी का सर्वप्रथम प्रयोग जय भट्ट के शिलालेख में हुआ है। देवनागरी लिपि की जड़ें प्राचीन ब्राह्मी परिवार की हैं। गुजरात के कुछ शिलालेखों की लिपि जो प्रथम शताब्दी से 4वीं शताब्दी के बीच है, नागरी लिपि के से बहुत मेल खाती हैं। 7वीं शताब्दी और उसके बाद नागरी का प्रयोग लगातार ही देखा जाता है। निम्न में से कौन सी पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है? बघेली, भोजपुरी, अवधी और छत्तीसगढ़ी। तो भोजपुरी नहीं है, क्योंकि जो भोजपुरी है वो पश्चिमी हिंदी की बोली है। देखते हैं इसकी व्याख्या। देखिए, दिए गए विकल्पों में भोजपुरी पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है। यह मागधी अपभ्रंश के अंतर्गत बिहारी हिंदी की बोली है। पूर्वी हिंदी अर्धमागधी अपभ्रंश के अंतर्गत आती है। इसकी बोली बघेली, अवधी और छत्तीसगढ़ी है। और बिहारी के अंतर्गत आती है आपकी भोजपुरी। मैंने वहाँ पे आपको गलत बताया, सॉरी। राजस्थानी हिंदी नहीं आएगी, पश्चिमी हिंदी नहीं आएगी, ये बिहारी हिंदी के अंतर्गत आएगी। मैथिली का प्रयोग क्षेत्र नहीं है। आपसे पूछा है जो मैथिली है उसका प्रयोग क्षेत्र नहीं है, तो उसका प्रयोग क्षेत्र कौन सा नहीं है, तो मेरठ नहीं है। दरभंगा, मुजफ्फरनगर और पूर्णिया ये किसका है? मैथिली का क्षेत्र है। मैथिली का प्रयोग क्षेत्र मेरठ नहीं है, तो कौन सा है? जो मैथिली का क्षेत्र है वो क्या है? दरभंगा है, मुजफ्फरनगर है, पूर्णिया है, ये मैथिली का क्षेत्र है। देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली भाषा नहीं है। आपसे पूछा है जो देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली भाषा कौन सी नहीं है, तो ये असमिया नहीं है। जबकि संस्कृत, नेपाली, हिंदी सभी कैसी हैं? देवनागरी लिपि, और एक अन्य मराठी भी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। असमिया देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली भाषा नहीं है। असमिया की अपनी लिपि बंगला होती है। इसकी प्रमुख बोली विष्णुपुरिया है। संस्कृत, हिंदी, नेपाली देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली भाषा है। जो भाषा 2 या 2 से अधिक भाषा भाषियों के बीच संपर्क की भाषा है वो क्या कहलाती है? तो वो राजभाषा, संपर्क भाषा कहलाती है। क्या कहलाती है? संपर्क भाषा। ठीक है। जो भाषा 2 या 2 से अधिक भाषा भाषियों के बीच संपर्क का काम करती है वो संपर्क भाषा कहलाती है। एक भाषा भाषी जिस भाषा के माध्यम से किसी दूसरी भाषा के बोलने वालों के साथ संपर्क स्थापित कर सके उसे संपर्क भाषा या जन भाषा कहा जाता है। देवनागरी लिपि के विकास में ज, ग, क आदि ध्वनियां वर्ण आई हैं। कहाँ से? अंग्रेजी से, संस्कृत से, उर्दू से और पंजाबी से। तो संस्कृत से आई हैं आपकी देवनागरी लिपि के विकास में ज, ग और क। कहाँ से हैं? संस्कृत से आई हैं। देवनागरी लिपि के विकास में ज, ग, क आदि ध्वनियां संस्कृत से आई हैं। याद रखेंगे, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके टीजीटी मेल 2018 में पूछा गया है। दक्षिणी राजस्थान की प्रतिनिधि कौन सी बोली है? आपसे पूछा है जो दक्षिणी राजस्थान है उसकी प्रतिनिधि बोली कौन सी है? तो हमने आपको पहले भी बताया था जो दक्षिणी राजस्थान है मध्य प्रदेश के आसपास कौन सी बोली बोली जाती है? तो मालवी बोली जाती है। और ये राजस्थान कॉलेज लेक्चरर 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखिए, दक्षिणी राजस्थान की प्रतिनिधि बोली है मालवी, मारवाड़ी। पश्चिमी राजस्थान की तथा देखिए दक्षिणी राजस्थान की क्या है? मालवी। पश्चिमी राजस्थान की मारवाड़ी। उत्तरी राजस्थान की है मेवाती। और जो पूर्वी राजस्थान है उसकी है ढूंढाड़ी। जयपुरी को ही क्या कहते हैं? ढूंढाड़ी कहते हैं। निम्न में से कौन सी हाड़ौती क्षेत्र की बोली नहीं है? निम्न में से कौन सा हाड़ौती बोली का क्षेत्र नहीं है? कोटा, बूंदी, धौलपुर और झालावाड़। ये भी आपकी कॉलेज लेक्चरर भर्ती परीक्षा 2014 में पूछा गया है। आपसे पूछा कि निम्न में से जो कौन सा हाड़ौती बोली का क्षेत्र नहीं है, तो वो आपका धौलपुर।
कोटा, बूंदी, झालावाड़ ये सभी हाड़ौती क्षेत्र के हैं, जबकि धौलपुर हाड़ौती क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है, ये ढूंढाड़ी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। किस में आता है? ढूंढाड़ी क्षेत्र में। ठीक है, इसी के साथ में करते हैं हम क्लास का समापन। क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। 1 मिनट इसकी व्याख्या पढ़ा देते हैं। देखिए, आपको धौलपुर हाड़ौती बोली के क्षेत्र में नहीं आता है, बल्कि ये मेवाती क्षेत्र में आता है। इसके अंतर्गत आने वाले क्षेत्र अलवर, भरतपुर और करौली हैं। कोटा, बूंदी, झालावाड़ हाड़ौती बोली के अंतर्गत आते हैं। इसी के साथ करते हैं हम क्लास का समापन। क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।